हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम आप लोगों को पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का दूसरा पार्ट मादा जनन अंग के बारे में बताएंगे। मादा जनन अंग जिसे गायनेशियम कहते हैं, हिंदी में जायांग कहते हैं। बच्चों, यह जायांग की संरचना कैसी होती है, मेगास्पोर का निर्माण कैसे होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस यानी दीर्घ बीजाणु जनन या महाबीजाणु जनन कैसे होता है, इन सब के बारे में हम विशेष रूप से इसमें अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, ध्यान से इस लेक्चर को आप लोग सुनते रहिए और वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। तो चलो शुरू करते हैं। बच्चों, जायांग यानी गायनेशियम, इसे पिस्टिल भी बोला जाता है। यह पौधे का मादा जनन अंग होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल भी बताया था हमने। बच्चों, इसकी जो संरचना होती है यह इस तरह से समझिए कि ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। इसमें एक या एक से अधिक अंडकों का बना होता है। यह मादा जनन अंग या तो एक से या एक से अधिक अंडक यानी कि कार्पेल का बना होता है। प्रत्येक कार्पेल जो होता है वो नीचे का फूला हुआ भाग ओवरी कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो कार्पेल होता है ये मादा जनन अंग, ये ओवरी होता है और उसके ऊपर एक पतला तंतु जैसा सामान, पतली नली जैसी रचना होती है जिसे हम स्टाइल बोलते हैं, और उसके ऊपर एक छोटी सी घुंडी की संरचना होती है जिसे हम स्टिग्मा बोलते हैं, वर्तिकाग्र। यानी कि जो मादा जनन अंग है कार्पेल्स, वो 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन से? नीचे का फूला भाग ओवरी, उसके ऊपर नली जैसे रचना स्टाइल, और ऊपर का स्टिग्मा। अब हम आपको ध्यान से बताते हैं। जैसे ये देखिए, ये पूरा फूला हुआ भाग है, ये ओवरी, ये पतली सी नली जिसे हम स्टाइल कहते हैं, ये ओवरी हो गई। और बीचे यहाँ पे देख रहे हैं, ये सेम ने काटा है, ये गोल गोल सी रचना, ये है स्टिग्मा। ये पूरा हो गया कार्पेल आपका। ठीक है, अब आप देखिए, इसी के अंदर ओव्यूल बीजांड रहते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल बीजांड रहते हैं, और यह जो बीजांड होते हैं वो अपने प्लासेंटा बीजांडासन से जुड़े होते हैं। एक छोटी सी संरचना होती है जिसे फ्यूनिकिल बोलते हैं, बीजांड वृंत। यानी कि ओव्यूल जो होते हैं वो प्लासेंटा से, ओवरी के अंदर प्लासेंटा से जुड़े होते हैं, और उनको जोड़ने वाला जो संरचना होता है वो फ्यूनिकिल कहलाता है। और बीजांड के उस स्थान से ये फ्यूनिकिल जुड़ा होता है, उसका नाम है हाइलम, जिसे नाभिका बोलते हैं। ठीक, बीजांड का वह स्थान जहाँ पर फ्यूनिकिल जुड़ा होता है वह नाभिका कहलाता है, इंग्लिश में हाइलम कहलाता है। बीजांड के अंदर का जो भाग होता है वो मोस्टली वो पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होता है, जिसे न्यूसेलस और हिंदी में बीजांड काय कहते हैं। यह एक या एक से 2 कवचों से ढका होता है, जिसे कवच मतलब बाहरी कवच आवरण, जिसे हम इंटेगुमेंट बोलते हैं। यदि एक आवरण से ढका है तो यूनिटेगमिक ओव्यूल कहलाएगा, और यदि 2 आवरण से ढका है तो बाइटेगमिक कहलाएगा। किसी किसी में बिल्कुल आवरण होता ही नहीं, उसे एटेगमिक बोलते हैं। तो अगर दो आवरण है, कवच है बाहर से, तो आउटर टेगमिक इंटेगुमेंट, और अंदर वाले को इनर इंटेगुमेंट बोलते हैं। जैसे सूरजमुखी और गेंदा के बीजांड में एक आवरण होता है, इसलिए सूरजमुखी और गेंदा जो है यूनिटेगमिक होता है। लेकिन लोरेंथस और चंदन जैसे होते हैं, उनके ओव्यूल बिना आवरण के होते हैं, इसलिए वो एटेगमिक कहलाते हैं। ये तो छोटी मोटी बातें होगी। अब सबसे बड़ी बात है कि बीजांड का यानी कि न्यूसेलस, ओवरी का जो बाकी एरिया होता है, अंदर का पूरा भाग, वो न्यूसेलस होता है, जिस पैरेन्काइमेटस टिश्यू से भरा हुआ होता है। उसका जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग पर आवरण कंप्लीट नहीं होता। यानी जो हम बता रहे हैं बाहरी आवरण, आंतरिक आवरण, वो बाहरी आवरण जो है कि कंटिन्यूअस नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है। वहीं पर एक छिद्र बनता है, पोर बनता है, जिसे हम माइक्रोपाइल बोलते हैं, बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल। इसी बीजांड द्वार से पालन ट्यूब जो आगे आते हैं और ओवरी के अंदर पहुंच करके
उसका निषेचन करते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं। ये हुआ ओव्यूल के बारे में थोड़ी सी संरचना। तो अब ओव्यूल के बारे में थोड़ा सा और समझ लीजिए कि जो ओव्यूल होता है ऊपर माइक्रोपाइल छिद्र होता है और उसका बेस भाग चैलजा कहलाता है, जिसे हम निभाग बोलते हैं। वो बेस भाग चैलजा हो जाता है। और उसके बाद एक चीज़ और होता है कि जो इसके अंदर ओव्यूल के अंदर एक थैली जैसी रचना होती है जिसे हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोश, इसी के अंदर भ्रूण बनते हैं। भ्रूण कोश यानी कि मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर का फॉर्मेशन इसी भ्रूण कोश के अंदर ही होता है। ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक। ठीक है, और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, ये ध्यान रहे। अब भ्रूण कोश में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। इसको आगे हम डिटेल कैसे होती है वो बताएंगे। तो सबसे पहले तो जो होती हैं प्रतिमुख कोश, जिसे एंटीपोडल सेल बोलते हैं, वो एक ध्रुव की तरफ बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। और 3 और कोशिकाएं होती हैं जो कि माइक्रोपाइल की ओर होती हैं, जिसे एक एग सेल होता है और 2 और सहायक कोशिकाएं होती हैं जिसे सिनर्जिड बोलते हैं। तो ये तीनों कोशिकाएं जो माइक्रोपाइल की तरफ होती हैं, तीनों मिल करके एक एग एपरेटस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे, बस खाली इतना जान जाइए। देख लीजिए अब ये थोड़ी सी संरचना ओव्यूल का। ठीक है, ये ओव्यूल को हम आपको बताते हैं। इसे देखिए, ये फ्यूनिकल, ये है आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फ्यूनिकल। ठीक, ये फ्यूनिकल डंठल ये बिजांड वृंत बोलते हैं, ये ओवरी से अटैच रहता है। ठीक है, अब जहाँ पर ये किस स्थान पर जुड़ता है, ओव्यूल का जो स्थान जहाँ से जुड़ता है, ये देखो कॉर्नर, ये ठीक, यहाँ जहाँ हमने टच किया ये है हाइलम। यहाँ से देखो, ये देखो हाइलम, ये दिखा रहा, ये हाइलम, 1 मिनट, हाइलम के लिए ये यहाँ पे देखो, ये हाइलम है। यानी इस स्थान पर फ्यूनिकल जो है जुड़ता है। ये ओव्यूल का वह स्थान है जहाँ पर फ्यूनिकल अटैच होता है, हाइलम। ये बेस वाला भाग ये होता है चैलजा। इसी बेस स्थान से इनके इंटीग्यूमेंट बाहरी आवरण निकलते हैं। ये देखिए, ये बाहरी आवरण हो गया और थोड़ा सा अंदर करेंगे तो ये भीतरी आवरण, यानी इनर इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट। ठीक, और यहाँ पर ये एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक, दिस इज एम्ब्रियो सैक। ठीक, अब इसी एम्ब्रियो सैक का ये पूरा डिटेल, ये बड़ा वाला भाग है। तो ये कैसे बनता है एम्ब्रियो सैक, इसके बारे में डिटेल अभी संरचना करेंगे। तो ये पूरा ओव्यूल, ये टाइप्स ऑफ ओव्यूल बहुत सारे 6 प्रकार के ओव्यूल्स होते हैं, 6 प्रकार का बताएंगे। ये विशेष रूप से एनाट्रोपस, मोस्टली ये 82% आवृतबीजी पौधों में इसी प्रकार का ओव्यूल्स होता है। ये एनाट्रोपस ओव्यूल्स है। इसके बारे में अभी हम बताते हैं आपको डिटेल में। और ये कैसे, ये मेगास्पोर मदर्स, ये पूरा एम्ब्रियो सैक, सॉरी ये एम्ब्रियो सैक है। ये एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है हम आपको बताते हैं। इसके पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे देखिए, ये इस मेगास्पोर मदर सेल में हमने बताया कि 3 कोशिकाएं सिनर्जिड, एक ये देखिए ये सिनर्जिड है, एक ये सिनर्जिड है, और यहाँ एग सेल। ठीक है, ये मेगास्पोर मदर सेल यानी फीमेल गैमेटोफाइट एग सेल ये है। बीच में देखो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए। ठीक, और यहाँ पर 3 जो है चैलजा की तरफ जो होता है, इसे बोलते हैं एंटीपोडल सेल। ये है एंटीपोडल सेल। ठीक, ये तीनों एंटीपोडल सेल, ये पूरा एम्ब्रियो सैक है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है हम आपको बताते हैं। इसका फॉर्मेशन होता है पहले कि ये पूरा जो होता है एम्ब्रियो सैक पूरी तरह से कोशिका से भरा होता है। 1 मिनट फिर बताते हैं हम आपको। एम्ब्रियो सैक से भरा होता है, जिससे मान लीजिए यहीं पे बना कर दिखाते हैं। ये एम्ब्रियो सैक बीच में डेवलप हो जाता है, पूरा का पूरा न्यूसेलस होता है। पहले तो ओव्यूल पैरेन्काइमेटस टिश्यू से भरा हो रहता है, जिसको हम न्यूसेलस से बीजांडकाय बोलते हैं। वो डिप्लॉयड सेल होती है।
फिर उसी में से एक ऐसी कोशिका जो होती है एक थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है और उसमें पेरिक्लिनल डिवीजन हो जाता है। पेरिक्लिनल डिवीजन का मतलब ये देखो, ये पेरिक्लिनल हो गया, ये एक कोशिका है, इसमें ऐसे डिवीजन हो गया। तो बाहर वाली जो होती है पेराइटल सेल होती है, भित्ती कोशिका, अंदर वाली स्पोरोजेनस सेल होती है। दिस इज ये स्पोरोजेनस सेल। अब स्पोरोजेनस सेल यही आगे चल के मेगास्पोर मदर सेल यही सक्रिय हो जाती है, मेगास्पोर मदर सेल बनती है। ये सक्रिय होकर के विभाजित होती है। इसमें विभाजन फिर पुनः नहीं होता, सॉरी, ये स्पोरोजेनस सेल में पुनः विभाजन नहीं होता, ये ऐसे बने थे। इसमें जो पेराइटल सेल है इसमें एक विभाजन या दो विभाजन होकर के आवरण बनाते हैं, लेकिन इसमें फिर विभाजन नहीं होता। लेकिन आगे चल के इसमें ये इसका आकार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, आकार बढ़ता जाता है। फिर इसमें क्या होता है कि एक सेल सक्रिय हो जाती है और वो सक्रिय हो करके उसमें डिवीजन होता है। तो जो डिवीजन होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है लीनियरी 1 2 3 4। तो अर्धसूत्री विभाजन से बच्चों जानते हो कि एक अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। 4 पुत्री कोशिकाएं इस तरह से ये बन जाती हैं। अक्सर ये लिनरी होती हैं, टेट्रॉड लिनियर कंडीशन में, एक लाइन में होती है, टेट्रॉड कंडीशन बोलते हैं इसको। तो इसमें से अक्सर क्या होता है कि ऊपर की जो 3 होती हैं, ये 1 2 3, ये तीनों क्या होती है, डीजनरेट हो जाती हैं, नष्ट होने लगती हैं। और एक ये जो बचता है यही मेगास्पोर बनता है। ये फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट यही होता है, ये फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट होता है। समझ गए ना। तो ये जो फर्स्ट सेल बनता है फीमेल गैमेटोफाइट का, इसी को बाद में ये डेवलप हो जाता है। ये एम्ब्रियो सैक पूरा किस प्रकार का एम्ब्रियो सैक बनता है। तो इसमें क्या होता है कि एक बार अर्धसूत्री विभाजन हो रहता है, मतलब हुआ रहता है। इसके बाद फिर इसके बाद क्या होता है, जैसे ये एक बना है, ये 3 डिजनरेट हो गए, एक बना हुआ है। इसमें फिर 2 बार और समसूत्री विभाजन होता है। कितनी बार? 2 बार समसूत्री विभाजन होता है। और 2 बार समसूत्री जो विभाजन, एक बार समसूत्री विभाजन होगा तो 1 से 2 कोशिकाएं बनेंगी, वो दोनों इधर चली जाएंगी। 2 समसूत्री विभाजन हुआ तो वो किनारे किनारे, जैसे यहाँ हो गया, एक चलाया, एक यहाँ चलाया। फिर इनमें फिर एक समसूत्री विभाजन होगा तो 1 से फिर 2 बन जाएगा, फिर इधर 2 बन जाएगा। और उसके बाद फिर तीसरी बार और होगा तो 2 से 4 कोशिकाएँ 4 के अंदर के बन जाते हैं ये। और फिर 2 पोलर न्यूक्लियाई इस तरह से 3 इधर बचते हैं और 3 इधर बचते हैं और बीच में 2 बन जाते हैं। इस तरह से मेगास्पोर मदर सेल का आगे का विकास होता है। तो ओव्यूल की संरचना आपने पढ़ा। और आगे देखिए अब कितने प्रकार के होते हैं ओव्यूल्स। जो ओव्यूल्स होते हैं माइक्रोपाइल और बेस उनका चैलजा और फ्यूनिकिल, जो यहाँ से बीजांडवृंत ओवरीज के प्लासेंटा से लगे होते हैं, वो फ्यूनिकिल। इनकी स्थिति के आधार पर 6 प्रकार के ओव्यूल्स पाए जाते हैं। पहला है अर्थोट्रोपस। यह अर्थोट्रोपस सीधा होता है, ठीक है। और विशेष रूप से इसमें क्या होता है कि माइक्रोपाइल, चैलजा और बीजांडवृंत एक सीधी रेखा में होती है, 180 डिग्री पर बनाते हैं अर्थोट्रोपस। इसमें पॉलीगोनम उदाहरण है इसका। दूसरा है एनोट्रोपस। एनोट्रोपस हमने दिखाया, ये एनोट्रोपस ही है, अभी हम सब फिगर दिखाते हैं। दूसरा है एनोट्रोपस। एनोट्रोपस में क्या होता है कि जो फ्यूनिक्यूल होता है इतना ग्रोथ कर जाता है कि माइक्रोपाइल पलट करके नीचे आ जाता है। इसका उदाहरण मेटरसीन में, और सबसे ज़्यादा आवृतबीजी पौधों में यही होता है, यानी 82% पौधों में एनोट्रोपस टाइप का ही ओव्यूल्स पाया जाता है। तीसरा है हेमिट्रोपस। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार क्या होता है कि सीधी क्षैतिज रेखा में स्थित होता है, यानी कि 90 अंश के डिग्री बनता है, ठीक है। अर्थोट्रोपस में 180 अंश बनता है। एनोट्रोपस में पलट करके नीचे आ जाता है, घूम करके फ्यूनिक्यूल ग्रोथ करते करते नीचे आ जाता है। कैसे नीचे आ जाता है? ऐसे, ये फ्यूनिक्यूल है, बढ़ते 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 जा करके फिर नीचे आ गया, ठीक है। और हेमिट्रोपस में क्या होता है कि ये ऐसे 90 अंश का डिग्री बना लेते हैं ये। कंपाइलोट्रोपस में क्या होता है
कि इसमें जो है जो माइक्रोपाइल है और चैलेजा है, दोनों एक सीधी रेखा में स्थित नहीं होते, थोड़ा सा मुड़ जाता है। इसमें बीजांड जो फ्यूनिक्यूल होता है समीप आ जाता है। इसका उदाहरण है चिनोपेडियेसी में। अब ये उदाहरण देख लीजिए आप लोग, देखिए ये अर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, ठीक है, और हेमिट्रोपस। ये देख लीजिए, पहले 3 समझिए। ये देखिए अर्थोट्रोपस एकदम सीधा सीधा है, ठीक, एकदम 180। यहाँ पे फ्यूनिकिल, चैलेजा और माइक्रोपाइल, चैलेजा माइक्रोपाइल। यहाँ पर देखिए ये ग्रोथ करके आ गया, नीचे पलट गया है। ये हो गया हेमिट्रोपस, और यह है एनोट्रोपस। देख रहे हैं, ये ऐसे चैलेजा और फिर ये माइक्रोपाइल, ये जो माइक्रोपाइल है ये इस तरह से हो गया, ठीक। ये हो गया अर्थोट्रोपस, एनोट्रोपस और अर्थोट्रोपस, सॉरी अर्थोट्रोपस, एक मिनट, ये हो गया अर्थोट्रोपस, ये हो गया एनोट्रोपस और ये हो गया हेमिट्रोपस। अब देखिए कंपाइलोट्रोपस में क्या होता है। कंपाइलोट्रोपस में जो ये माइक्रोपाइल है, देखिए जो माइक्रोपाइल है, भ्रूण जो एम्ब्रियो शायक होता है, वो थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाता है। तो ये फ्यूनिक्यूल हो गया और थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है, तो 90 अंश पे नहीं होकर के थोड़ा सा दूसरा डिग्री ले लेता है। ये हो गया कंपाइलोट्रोपस। और एम्फीट्राइपस में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो शायक होता है वो घोड़े की नाल जैसा, ये एम्ब्रियो शायक है, ठीक है। ये एम्ब्रियो शायक क्या है, ये घोड़े की नाल जैसा है। ये एम्ब्रियो शायक बीच में घोड़े की नाल जैसा हो जाता है एम्फीट्रोपस में। और सर्सिनोट्रोपस में, देखो सर्सिनोट्रोपस, ये देखिए सर्सिनोट्रोपस में, इसमें एक बार सीधा हो, एक बार जो है कि सीधा रहता है, फिर उल्टा होकर के फिर सीधा हो जाता है। यानी कि जो फ्यूनिकिल है वो बढ़ते बढ़ते ऐसे सीधा होता है, फिर ये फिर ऐसे हो जाता है। ये एक बार उल्टा होने के बाद फिर सीधा होता है। तो ये हो गया सर्सिनोट्रोपस। तो समझ गए ना, ओव्यूल्स के 6 प्रकार। अर्थोट्रोपस जो एकदम सीधा होता है, ठीक। एनाट्रोपस आ जाता है फ्यूनिकल के पास में माइक्रोपाइल। हेमिट्रोपस 90 डिग्री पर। कंपाइलोट्रोपस थोड़ा सा एम्ब्रियो शायक मुड़ा रहता है, ये संरचना है। डी एम्फीट्रोपस, ई वाले संरचना को देखिए, जहाँ पर ई फिगर दिख रहा है वो एम्फीट्रोपस है। और सर्सिनोट्रोपस ये पूरी तरह से, ठीक है। तो एम्फीट्रोपस हमने बताया कि कंपाइलोट्रोपस बीजांड से अधिक मुड़ा होता है और घोड़े की नाल जैसा होता है। सर्सिनोट्रोपस का उदाहरण है नागफनी, कैक्टेसी। ये 360 डिग्री कोण बनाता है, मुड़ करके सीधा हो जाता है सर्सिनोट्रोपस। एफ वाला फिगर 360 डिग्री पर, ठीक है। अब बच्चों आ जाते हैं दीर्घ बीजाणु जनन या महाबीजाणु जनन, जिसे हम मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ये एक परिभाषा है, इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। महाबीजाणु जनन किसे कहते हैं या दीर्घ बीजाणु जनन किसे कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस इंग्लिश में बोलते हैं। तो बच्चों बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि दीर्घ बीजाणु मातृकोशिका यानी मेगास्पोर मदर सेल से अर्धसूत्री विभाजन के बाद दीर्घ बीजाणु या महाबीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया को दीर्घ बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल से अर्धसूत्री विभाजन के बाद मेगास्पोर के बनने की प्रक्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक। अब मेगास्पोरोजेनेसिस समय क्या होता है कि जो न्यूसेलस है, ओव्यूल का न्यूसेलस, वो एक तरह से थोड़ा सा आकार में बड़ा हो जाता है अन्य कोशिकाओं से। और जब अन्य एक कोशिका, केवल उस न्यूसेलस की कोई एक कोशिका जो है थोड़ी सी बड़ी हो जाती है अन्य कोशिकाओं से, और उसमें फिर से विभाजन होता है पेरिक्लिनल। एक कोशिका में पेरिक्लिनल विभाजन हो जाता है। तो आउटर वाली जो है कि भित्ति कोशिका बना लेती हैं, आंतरिक वाली जो बीच वाली बनती है उसे स्पोरोजिनस सेल बोलते हैं। तो भित्ति जो कोशिका होती है पेराइटल सेल, वो 1 या 2 बार विभाजित होती है या फिर बिना विभाजन के रहती है। लेकिन जो स्पोरोजिनस सेल तक बीजाणु जनन कोशिका, वो पुनः
विभाजन उसमें नहीं होता, और इस प्रकार से यह जो है मेगास्पोर मदर सेल की तरह कार्य करने लगती हैं। समझ गए ना। अब मेगास्पोर मदर सेल में सूत्री विभाजन होता है और सूत्री नहीं, अर्धसूत्री यानी मियोसिस डिवीजन होता है। और जानते हो मेगास्पोर मदर सेल जब अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होगा तो कितनी पुत्री कोशिकाएं बनेंगी? 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन जब भी होगा तो डिप्लॉइड सेल में होगा, और उसके विभाजन के बाद एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, और फिर वो हैप्लॉइड हो जाती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। और इस तरह से जब 4 लीनियर कोशिकाएं बनती हैं, हैप्लॉइड सेल बन जाती हैं, तो उसमें से जो नीचे वाला जो होता है वो दीर्घ बीजाणु क्रियाशील रहता है, बाकी 3 जो होते हैं वो सक्रिय नहीं होते, इसलिए वो नष्ट हो जाते हैं। हमने इसको पहले भी चर्चा कर दिया था, इसलिए तेज़ी से बढ़ते हैं। और जैसे देखिए, अब ये आगे की दूसरा टॉपिक है फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो गया प्रसूति के बाद। अब इसका विकास देखते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट या भ्रूण एम्ब्रियोसाइट आगे कैसे ये थोड़ा सा बन रहा है प्रक्रिया। अब जो फंक्शनल मेगास्पोर है, सक्रिय है, 3 तो डिजनरेट हो गए, 3 नष्ट हो गए, 4 बने थे, उसमें से 3 नष्ट हो गए, एक बचा था जिसे हम मादा फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। उसकी जो प्रथम कोशिका होती है मेगास्पोर, वो हैप्लॉइड होती है क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के बाद बना हुआ है। अब यह क्या करता है कि आकार में थोड़ा सा बढ़ता है और धीरे धीरे ये न्यूसेलस के अधिकांश भाग को घेर लेता है। इसी बीच में बीजाणु केंद्रक जो मेगास्पोर का है वो विभाजित होता है। और विभाजित होता है, कैसे विभाजित होता है देखिए, हम आपको बताते हैं। विभाजित हमने बताया था, वैसे यहाँ पर बता देते हैं लास्ट में। ये विभाजन वाला जैसे ये हो गया, जब भी ये पूरी मान लीजिए कि है मेगास्पोर मतलब फीमेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोर जो एक बना है सक्रिय वाला, उसमें जो विभाजन एक बार हमने बताया, दोबारा फिर बता दे रहे हैं कि जो एक केंद्रक होता है वो माइटोटिक डिवीजन द्वारा फिर से विभाजित होगा, तो 1 से 2 होगा। वो दोनों जब 1 से 2 होते हैं तो एक केंद्रक चला जाता है दूसरे ध्रुव की तरफ, दूसरा केंद्रक दूसरे ध्रुव की तरफ। यानी कि मेगास्पोर जो मदर सेल है सक्रिय रूप से, उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ और 3 उस लीनियर में 4 पुत्री कोशिकाएं बनी, 3 डिजनरेट हो गई, 1 सक्रिय हुआ, वो मेगास्पोर जिसे फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। अब उसमें पुनः एक समसूत्री विभाजन होगा जिससे 2 पुत्री कोशिकाएं बनेंगी, उसमें से एक कोशिका एक ध्रुव की तरफ, दूसरी कोशिका दूसरी ध्रुव की तरफ। फिर इसमें दोबारा समसूत्री विभाजन होगा, तो एक पोल की तरफ 2 बन जाएंगे और दूसरे पोल की तरफ फिर 2 बन जाएंगे, 1 से 2 बन गए। ठीक है, अब इसमें फिर एक बार और विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। अब यहाँ पे प्रत्येक के ध्रुवों पर 4-4 पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं, इसलिए 8 केंद्रक बन जाते हैं, जिसमें से 2 केंद्रक जिसमें से यहाँ पर 3 हो जाते हैं, यहाँ पर 3 हो जाते हैं, और 2 केंद्रक बीच में आ जाते हैं। एक इस तरह से आ जाता है और एक इधर से आ जाता है। कहने का मतलब है कि 4 में से एक इधर आ गया और इधर 4 में से एक इधर आ गया, यानी कि दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक बीच में जाता है, जिसे पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये संरचना दिख रहा है, और इसी को सिनर्जिड बोलते हैं। जो माइक्रोपाइल की तरफ है सहायक कोशिका सिनर्जिड, बीच में एक सेल होता है, ये पोलर न्यूक्लियाई हो गया, जिसे 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। बाद में ये फ्यूज करके ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं, 2n हो जाता है। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई दोनों फ्यूज करके डिप्लॉइड बना लेते हैं, 2n हो जाते हैं। बाकी किनारे किनारे जो पोलर की तरफ है सिनर्जिड सहायक कोशिकाएं, बीच में एक सेल होता है, ये तीनों मिल करके समूह में एग एपरेटस कहलाती हैं, और एंटीपोडल सेल 3 बनती हैं, हैप्लॉइड रहती हैं। बाद में धीरे धीरे समय बीतने पर ये एंटीपोडल सेल जो है वो नष्ट हो जाती हैं और बचता है सिर्फ वही। अब आगे बढ़ते हैं तेज़ी से। इस तरह से
एक एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है और जो बनता है वो 7 सेलेड और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, तो 8 केंद्रक कैसे बने आप लोग इसको समझ गए हैं। सिनर्जिड सेल माइक्रोपाइल की तरफ होती है जिसे हम हेल्पिंग कोशिका बोलते हैं। बीच में एग सेल होता है। यही एग सेल से जब मेल गैमिट परागकण से पालन ट्यूब लेकर आएगा तो इसी एग सेल से फर्टिलाइजेशन होता है और आगे का प्रोसेस चलता है, सीड फार्मेशन, फ्रूट फार्मेशन होता है। तो और दूसरे ध्रुव की तरफ एंटीपोडल सेल होते हैं प्रतिमुख, के बाद में धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्रक्रिया भी जो हमने बताया था, एक मेगास्पोर मदर सेल, इससे मियोसिस डिवीजन हुआ, 4 पुत्री कोशिकाएं बनी, चारों में से ये ऊपर वाली 3 डीजनरेट हो गई, एक लेके चला, अब इससे माइटोसिस हुआ, 2 केंद्रक बन गए। ठीक है, फिर इसमें माइटोसिस हुआ, एक तरफ 2 दूसरी तरफ भी 2 हो गए, फिर इसमें माइटोसिस हुआ तो इधर 4 इधर 4, यहाँ 3 दिखा रहा है, यहाँ 3 दिखा रहा है, लेकिन जो 4 बने थे इसमें से एक केंद्रक इधर आ गया, एक केंद्रक इधर आया, यानी कि दोनों तरफ से एक एक केंद्रक बीच में आ जाते हैं जो दोनों पोलर न्यूक्लियाई बनते हैं। ठीक, अब देखो फीमेल गैमेटोफाइट भी 3 प्रकार के होते हैं। जो फीमेल गैमेटोफाइट या मेगास्पोर जिस तरह से आप लोगों ने देखा, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोस्पोरिक, दूसरा होता है बाइस्पोरिक, तीसरा होता है टेट्रास्पोरिक। यदि मेगास्पोर एक ही स्पोर से बनता है, डेवलप होता है, इसमें एक ही ओव्यूल होता है तो मोनोस्पोरिक होता है। इसको देख लेते हैं मोनोस्पोरिक क्या है। इसमें जो मात्र मेगास्पोर मदर सेल से अर्धसूत्री विभाजन के कारण से जब 4 मेगास्पोर बनते हैं उनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और एक जो बचता है उसी मेगास्पोर से यदि फीमेल गैमेटोफाइट विकसित होता है तब यह मोनोस्पोरिक होता है। यह भी देखो 2 प्रकार का होता है, एक होता है एक बीजाणुक 8 केंद्र की और दूसरा होता है एक बीजाणुक 4 केंद्र की। जो एक बीजाणुक यानी कि मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट, इसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक 7 सेलेड एंड 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसी को पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसाइक बोलते हैं, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसाइक। तो ये ज़्यादा मोस्टली पौधों में यही पॉलीगोनम टाइप पाया जाता है। दूसरा जो मोनोस्पोरिक है इसमें 4 केंद्र, कुछ होते हैं 4 केंद्र, जैसे ओइनोथोरा में मोनोस्पोरिक होता है, 4 न्यूक्लियस होता है, केवल 4 ही केंद्रक पाए जाते हैं। दूसरा है बाइस्पोरिक, इसमें मादा युग्मक के विकास में 2 दीर्घ बीजाणु केंद्रक मेगास्पोर भाग लेते हैं। इसमें सामान्यतः 8 केंद्र की होते हैं, जैसे उदाहरण है प्याज। और तीसरा है टेट्रास्पोरिक, इसमें फीमेल गैमेटोफाइट के विकास जब होता है तो उसमें मेगास्पोर 4 मेगास्पोर के केंद्रक भाग लेते हैं। यह 8 केंद्र की अथवा 16 केंद्र की होता है। ठीक, इस तरह से यह मादा जनन अंग मेगास्पोर के बारे में आपने जाना और इसके कैसे मेगास्पोर और एम्ब्रियोसाइक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने समझा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इसको समझें विधिवत और अध्ययन करें, फिर होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।